नमस्कार, NSC9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीकर स्थित खाटू श्याम जी बाबा का लक्खी मेला शुरू हो चुका है। मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की जानकारी है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग और 12वीं बोर्ड परीक्षा के छात्र आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पहचान पत्र दिखाने पर उन्हें बिना किसी बाधा के प्रवेश दिया जाएगा। वहीं श्रद्धालुओं और आम नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए खाटू श्याम जी में 7 स्थानों पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने लोगों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है, ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। गुवाहाटी से खबर, जहां गुवाहाटी में 87वें CRPF स्थापना दिवस परेड में के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति रही। ये भव्य समारोह असम में आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पिछले 86 वर्षों से उत्कृष्ट प्रदर्शन, शौर्य, धैर्य और वीरता का परिचय देता आ रहा है। उन्होंने बल के जवानों के योगदान को राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की रीढ़ बताया और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में असम में तीव्र विकास हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में असम में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। बड़े बड़े पुल, रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ है, जिससे राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत हुई है और आर्थिक प्रगति को गति मिली है। समारोह में देश सेवा के लिए समर्पित CRPF जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया गया। उनके सम्मान में भव्य परेड आयोजित की गई। मोदी जी के नेतृत्व में, हेमंत विश्व शर्मा जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। उसमें 260 करोड़ का कार्यक्रम कोई बड़ी बात नहीं है। आसाम के अंदर मोदी जी ने 15 लाख करोड़ के विकास के काम कराए हैं। 15 लाख करोड़। विश्व के बड़े बड़े ब्रिज, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, हर क्षेत्र में आसाम को विस्तृत किया है। बहुत ल्यूक्रेटिव, आकर्षक औद्योगिक नीति लाकर, मेरी बात आसाम वालों याद रखना, अगले 5 साल में आसाम पूर्व भारत और पूर्वोत्तर का इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने जन सुनवाई व्यवस्था को डिजिटल रूप देकर पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सचिवालय से CM जन सुनवाई पोर्टल एवं मोबाइल ऐप ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को CSC केंद्रों से जोड़ने और नए EWS-DG EWSN पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब नागरिक पानी, बिजली, सड़क और सफाई से जुड़ी शिकायतें सीधे ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। आय, निवास, जाति, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र सहित 75 सेवाएं 7000 CSC केंद्रों पर उपलब्ध होंगी। तो वहीं पोर्टल से निजी स्कूल प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इस अवसर पर आशीष सूद और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
एआई समिट में कांग्रेस को प्रदर्शन महंगा पड़ रहा है। देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं इसी को लेकर इंदौर में भी गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय के बाहर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में पत्रकार सहित कई लोग घायल हो गए। भोपाल में भी बीजेपी और कांग्रेस वर्कर आमने सामने आकर लड़ने लगे। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस तरह की घटना निंदनीय बताई जा रही है। देश भर में यूजीसी की नई गाइडलाइंस को लेकर वैचारिक मतभेद गहराते जा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के बस्ती में आयोजित रामकथा के दौरान जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को यह कानून हर हाल में वापस लेना होगा और उनके धर्माचार्य रहते इसे लागू नहीं किया जा सकता। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया कि यूजीसी की आवश्यकता क्या थी और समाज में भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि देश को टकराव से बचाने के लिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि सरकार को अगर देश को गृह युद्ध से बचाना है तो यूजीसी काले कानून को वापस लेना ही होगा। न्यायालय ही आपस की कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। जय हो। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। यूजीसी एक्ट की क्या आवश्यकता थी यहां? जय हो। क्यों भेदभाव किया जा रहा है? ये सफल नहीं होगा। जय हो। मैं फिर कह रहा हूं, यदि गृह युद्ध से बचना है तो सरकार को यूजीसी वापस लेनी पड़ेगी। जय हो। यूजीसी सरकार नहीं वापस लेगी तो भी वापस होगा ही। उच्चतम न्यायालय ही वापस लेगी, कोई बात नहीं। मैं जब तक धर्माचार्य हूं किसी को अपने मन की नहीं करने दी जाएगी। मेरठ वासियों के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। प्रधानमंत्री 22 फरवरी को मेरठ वासियों को नमो भारत और मेरठ मेट्रो की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर शताब्दी नगर स्टेशन के पास उतरा। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और यात्री सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए मेट्रो और नमो भारत में सफर भी किया। सीएम योगी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान उन्होंने तकनीकी बारीकियों और यात्रियों की सुरक्षा के इंतजामों को भी परखा। एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए प्रदर्शन के दौरान आज बहराइच जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित परशुराम चौक पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से समिट के दौरान किए गए हंगामे के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी का पुतला फूंकते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया कृत्य से देश की छवि खराब हुई है। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
शर्म करो, शर्म करो, पानी में डूब मरो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, कांग्रेस पार्टी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देश ये है कि जिस तरीके से एआई टेक्नोलॉजी को लेके पूरे विश्व को भारत लीड कर रहा था और प्रथम पूरे विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन सैकड़ों देशों को मिलाकर कल जो भारत में चल रहा है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कल घुसकर टी शर्ट उतारकर जो अनंत प्रदर्शन कर भारत की इज्जत को तार-तार करने का काम किया है राहुल गांधी की सह पर। इसके लिए राहुल गांधी के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा लखनऊ, बहराइच, दिल्ली में ऐसी कूच होगी कि राहुल गांधी के परखच्चे उड़ जाएंगे। राहुल गांधी को पता नहीं लगेगा कि देश के युवाओं के साथ खेलने से। और वहीं अमरोहा में भी भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूका। यह प्रदर्शन अमरोहा कलेक्ट्रेट में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की ओर से एआई समिट के माध्यम से भारत की छवि को कथित रूप से धूमिल किया गया है, जो देश के विरुद्ध, और कार्यकर्ताओं ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नारे लगाए और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष शुभम चौधरी ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कुछ कांग्रेसियों ने भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की गरिमा, एकता और वैश्विक प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। देश के गद्दारों को राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, देशद्रोही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, देश के गद्दारों को गांधी, देश के गद्दारों को राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, देशद्रोही राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, देश के गद्दारों को गांधी। दिल्ली भारत मंडपम में जो ऐतिहासिक एआई समिट हो रही थी, उसके दौरान कांग्रेसियों की एक बहुत ही घटिया और गिरी हुई मानसिकता का सब लोगों ने उदाहरण देखा। जैसे उन्होंने भारत की विश्व पटल पर छवि धूमिल करने का एक प्रयास किया, उसके विरोध में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमरोहा के सभी युवाओं में भारी आक्रोश था और उसी के तहत आज हमने यहाँ राहुल गांधी का, कांग्रेसियों का पुतला फूका है और जिलाधिकारी महोदया से राष्ट्रपति जी को नाम एक ज्ञापन दिया है और हम ये मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लिख कार्रवाई करना। खबर उन्नाव से है, जहां प्रदेश के डीजी हेल्थ डॉक्टर पवन कुमार ने जिला अस्पताल उन्नाव और महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, वार्ड साफ सफाई व्यवस्था और मरीजों को मिल रही सुविधाओं की हकीकत पर की। उन्होंने अचानक पहुंचने से अधिकारी और कर्मचारियों में हलचल तेज हो गई। डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि यह निरीक्षण मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के क्रम में किया गया है। इसका उद्देश्य अस्पताल की व्यवस्था को बेहतर बनाना और आमजन को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य यह देखना था कि मरीजों को सरकार की ओर से निर्धारित सुविधाएं सही तरीके से मिल रही है या नहीं। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुरुष और महिला ओपीडी का अवलोकन किया और वार्डों का भी जायजा लिया। आकस्मिक निरीक्षण किया गया जिला अस्पताल उन्नाव का और महिला अस्पताल उन्नाव। हम अपने अस्पतालों की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अच्छा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम सर और ईसीएस सर के डायरेक्शन में कि हम अपने अस्पताल की व्यवस्था को जनमानस तक सुविधाएं और अच्छी कैसे प्रदान कर सकें,
इस विषय में मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा ओपीडी का भी अवलोकन किया गया, मेल ओपीडी का और फीमेल ओपीडी का भी निरीक्षण किया गया, वार्डों का भी निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां थी, डॉक्टर्स लोग टाइम पे यहाँ मौजूद थे, ओपीडी में मरीज देख रहे थे। सफाई व्यवस्था को लेकर थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगा, जिस विषय में मैंने जो यहाँ सुपरवाइजर मौजूद था उसको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था हमारा प्राइम प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर अस्पताल में गंदगी रहेगी तो थोड़ा सा उचित नहीं रहेगा। कानपुर से खबर, जहां बिना परीक्षा दिए मार्कशीट और डिग्रियां दिलाने वाले सिंडिकेट का भांडाफोड़ होने के 2 दिन बाद अब पुलिस ने पूरे नेक्सस को खत्म करने की बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर के निर्देश पर 14 सदस्यीय SIT का गठन किया गया। यह टीम अब उन सफेदपोश लोगों की पहचान करेगी जो पर्दे के पीछे से इस शिक्षा को माफिया चला रहे थे। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड मैथ टीचर शैलेंद्र को गिरफ्तार कर उससे बंद कमरे में पूछताछ की थी। शैलेंद्र ने एडमिशन एजेंट के तौर पर शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे उसने 9 राज्यों की 14 यूनिवर्सिटियों में अपना नेटवर्क फैला लिया। किदवई नगर थाना क्षेत्र में अभी कुछ दिन पूर्व एक गैंग का भांडाफोड़ किया गया था, जो कि फर्जी मार्कशीट बनाकर यूनिवर्सिटीज की बेचा करता था। इसमें कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और बड़ी मात्रा में इनसे फर्जी जो उपकरण है वो भी बरामद हुए हैं और उनके जरिए बनी फर्जी डिग्रियां भी बरामद हुई है, मार्कशीट इत्यादि बरामद हुई है। ये पूरे प्रकरण की गहराई से जांच हेतु कमिश्नर महोदय के आदेश पर एक 14 सदस्यीय SIT बनाई गई है, जिसमें कि एडिशनल DCP साउथ द्वारा इनको हेड किया जा रहा है और इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। इसमें कई रैंक के अधिकारी हैं और SIT को जो काम दिया गया है उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके साथी कौन है, किस प्रकार ये पूरी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे, कैसे ये फर्जी मार्कशीट बना रहे थे, किन किन यूनिवर्सिटीज की ये मार्कशीट बनी है और उनका कोई संपर्क हो, किस प्रकार से इनको बेचा जा रहा था, किससे संपर्क किए गए थे, सभी पहलुओं पर जांच कर इसमें आख्या देकर इसमें विवेचना में अग्रिम कार्यवाही। कानपुर में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने पर 9 गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन संचालकों समेत कुल 12 मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये कार्रवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त विपिन ताड़ा के निर्देशन में की गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड सहित अन्य बोर्डों की परीक्षाओं को देखते हुए धारा 163 BNSS के तहत रात में ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। शिकायतों के बाद 8 थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। पुलिस ने चेतावनी दी है कि परीक्षाएं खत्म होने तक अभियान जारी रहेगा। जी, पुलिस को निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो बैंक्वेट हॉल है, मैरिज हॉल है, इनके द्वारा रात्रि में ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करते हुए 10 बजे के बाद भी तेज ध्वनि में जो संगीत है वो बजाया जा रहा है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 ऐसे मामलों में अलग अलग थानों में 9 FIR दर्ज की है और इनमें इनको पूर्व में कई बार चेतावनी भी दी गई, जिस पर ये नहीं माने। इस पर वीडियोग्राफी करने के पश्चात ये कार्रवाई हुई है और भविष्य में भी निरंतर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। 112 पर जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उनकी भी समीक्षा की जा रही है और मेरा निवेदन सबसे है कि जो छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं और सामान्य तौर पर भी 10 बजे के बाद में ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन ना करें, इस पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सकती है। और खबर कानपुर देहात से है, जहां दिन दहाड़े कांग्रेस पदाधिकारी को चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया गया।
बता दें कि जिला न्यायालय से घर लौटते समय कांग्रेस पदाधिकारी पर हमला किया गया। सूचना पर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारी, जिसके बाद घायल कांग्रेस पदाधिकारी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। समुचित इलाज न मिलने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अबरीश सिंह गौर भड़क गए और कानून व्यवस्था को भी आड़े हाथ लिया। जिलाध्यक्ष ने कहा कि खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। कोर्ट के बाहर ही खुलेआम कार्यकर्ता को चाकू मार दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित वे उनके परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं पुलिस अपनी तरफ से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरी घटना अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मोती रोड की बताई जा रही है। ये कार्यकर्ता नहीं है, ये हमारे कांग्रेस पार्टी का अकबरपुर का ब्लॉक अध्यक्ष। वो अपने किसी काम से कचहरी की तारीख पे जा रहा था। अब किन लोगों ने उसके ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया है वो वही बता पाएगा, कि मेरी उससे बात नहीं हो पाई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है कचहरी में, ऐसी जगह पे जहाँ पे प्रशासन सारे प्रशासनिक लोग रहते हैं, खुलेआम आदमी चाकू मार के फरार हो जाता है। ये तो बिल्कुल हद हो गई भाई। उत्तर प्रदेश में इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी की सरकार में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, किसी को भी मारा जा रहा है, खुलेआम काटे जा रहे हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस का हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, उसको खुलेआम चाकू मार दी गई है। इससे निंदनीय घटना तो कानपुर देहात में हो ही नहीं सकती है। शासन प्रशासन टोटल यहाँ से फेल है। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है सरकार में। मेरे बच्चे दोनों कोर्ट में आए और ये साल पहले जबरदस्ती छोड़ जाते थे, जबरदस्ती ले जाते थे। हम बोले कि भैया ये हमारे सगे भतीजे, ये भाई है, जिसकी लड़की हमने की है। और हमने कहा अब लड़की का जब जबरदस्ती आप छोड़ जाते, 10-15 लोग आते, 10-15 लोग लाके जबरदस्ती ले जाते थे। हमने कहा कि ये कौन तरीका, रहने तो जब छोड़ दो जबरदस्ती तो उसको रहने दो महीना 2 महीना यहाँ पे। हमारे भाई से सगे। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।